नमस्कार। पिछले तकरीबन 2 महीने से हम लोगों ने अपने डिस्टिंक्ट फिजिक्स के चैनल पर एक भी लेक्चर अपलोड नहीं किया। शायद आपको निराशा हो रही होगी, मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। पूरे देश के अंदर में कोविड को लेकर के जो परिस्थितियाँ चल रही थी, आपको पता है वो सामान्य नहीं थी। मेरे साथ भी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थीं और मेरी कुछ व्यस्तताएं ऐसी थीं कि जिसके वजह से मैं कोई लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर पाया पिछले 2 महीने में। परंतु आज से मैं उस सिलसिले की शुरुआत फिर से करने जा रहा हूं और अब आज से फिर से एक बार आपको रेगुलर बेसिस पर लेक्चर्स मिलेंगे। अगर आपको याद हो तो बीएससी के सॉलिड स्टेट फिजिक्स के कोर्स में जो सबसे लास्ट लेक्चर हम लोगों ने अपलोड किया था वो लैटिस वाइब्रेशंस के ऊपर में था और हम लोगों ने लीनियर मॉन एटॉमिक लैटिस के वाइब्रेशन की बात किया था, लीनियर लैटिस विथ 2 एटम बेसिस के वाइब्रेशन की बात किया था और वैसे मॉन एटॉमिक एंड डाई एटॉमिक लीनियर लैटिसेस के वाइब्रेशन के केस में ओमेगा का के साथ जो वाइब्रेशन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी डिफरेंट पॉसिबल मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस की, उसका जो उस क्रिस्टल लैटिस के अंदर में डिस्टरबेंस इस्टेब्लिश हो रहा है, उस डिस्टरबेंस के वेव नंबर के साथ क्या रिलेशनशिप होता है, हाउ इज ओमेगा रिलेटेड विथ के और ओमेगा का के साथ ग्राफ कैसा होगा। उस ओमेगा वर्सेस के ग्राफ को हम लोग डिस्पर्सन कर्व कहा करते थे और ओमेगा का के साथ जो रिलेशन होता है वो डिस्पर्सन रिलेशन कहा जाता है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस किया था काफी डिटेल में। चूंकि एक लंबे अंतराल के बाद मैं उस सिलसिले को फिर से रिज्यूम करने जा रहा हूं, इसलिए आज बिल्कुल किसी नए टॉपिक पर मैं लेक्चर अपलोड नहीं करने जा रहा हूं। रादर जो मॉन एटॉमिक और डाई एटॉमिक लैटिस के वाइब्रेशन को लेकर के जो बातें डिस्कस की गई थी, एक तरह से जल्दी उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं रिकैप करवाने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए इस लेक्चर का टॉपिक होगा लैटिस वाइब्रेशन रिविजिटेड। तो आपको याद होगा एक ऐसा लीनियर मॉन एटॉमिक लैटिस से मैं मीन कर रहा हूं कि हर लैटिस पॉइंट पर बेसिस के रूप में एक एटम अटैच्ड होगा और वो सारे के सारे एटम्स जो बेसिस के रूप में लैटिस साइड्स पर अटैच्ड होंगे, लैटिस पॉइंट्स पर अटैच्ड होंगे क्रिस्टल बनाने के लिए, क्रिस्टल लैटिस बनाने के लिए, वो सारे आइडेंटिकल हैं और सबके मासेस इक्वल हैं। सपोज कीजिए सबका मास m है और उस तरह के मॉन एटॉमिक लीनियर क्रिस्टल लैटिस के अंदर में अगर कोई डिस्टरबेंस ट्रैवल कर रहा है, अगर कोई डिस्टरबेंस प्रोड्यूस किया जाता है, वो लैटिस वाइब्रेट करती है, तो लैटिस के किसी पार्टिकुलर मोड के वाइब्रेशन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी उस मॉन एटॉमिक लीनियर क्रिस्टल लैटिस के अंदर इस्टैब्लिश्ड डिस्टरबेंस के प्रोपगेशन कांस्टेंट या वेव वेक्टर के साथ इस रिलेशन से रिलेटेड होता है। ओमेगा का के साथ जो रिलेशन होता है वो कुछ ऐसा होता है। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप एक बार जो लैटिस वाइब्रेशंस का लेक्चर्स है उसको अगर आप दोबारा देख लें और उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करें तो शायद आपको ज़्यादा फायदा पहुँच पाएगा।
और पीछे की बातें अगर आप कुछ भूल गए होंगे तो वो आप रिकैप कर पाएंगे और आगे के लेक्चर्स को आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो मोनोटॉमिक लीनियर लैटिस के केस में ओमेगा का के साथ रिलेशन कुछ ऐसा होता था। ओमेगा इज इक्वल टू √2√c/m मॉड साइन ka/2। और इसमें डिफरेंट टर्म्स की मीनिंग क्या है, c क्या है, तो हम लोग ऐसा एज्यूम करते थे कि डिफरेंट लैटिस पॉइंट्स पर बेसिस के रूप में जो एटम्स अटैच्ड हैं वो हर दो कंसेक्यूटिव एटम्स ऐसा लगता है जैसे सी स्प्रिंग कांस्टेंट के स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं। तो सी जो है जिस स्प्रिंग से दो कंसेक्यूटिव एटम्स जुड़े हुए माने जा सकते हैं उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है। m एटम्स का मास है, k वेव नंबर है जो 2π/λ के बराबर होता है, जिसको प्रोपेगेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। जो आपका क्रिस्टल लैटिस है उसके अंदर जो डिस्टरबेंस प्रोपेगेट कर रही है, जो डिस्टरबेंस जो लैटिस वाइब्रेशन हो रहा है और उसकी वजह से जो एक वेव या डिस्टरबेंस उसके अंदर में स्टैब्लिश्ड है उसका वेव नंबर है k या वेव वेक्टर है, जो भी कहिए इसको। एंड a इज द लैटिस पैरामीटर। ये दो कंसेक्यूटिव लैटिस साइट्स, दो कंसेक्यूटिव एटम्स जो दो कंसेक्यूटिव लैटिस पॉइंट्स पर अटैच्ड हैं उनके बीच का सेपरेशन है, फासला है, जिसको लैटिस पैरामीटर कहते हैं। अब देखिए k क्या होता है। k होता है 2π/λ, 2π डिवाइडेड बाई द वेवलेंथ ऑफ द वेव, द वेवलेंथ ऑफ द डिस्टर्बेंस established in the medium। अब if k tends to 0, k 0 को कब टेंड करेगा, जब डिनोमिनेटर इंफिनिटी को टेंड करेगा। कहने का मतलब कि लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट की बात अगर हम करें, इन लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट, इन लॉन्ग wavelength limit when k may be assumed to be tending to 0। k is 0 ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, k tends to 0 means lambda is going to be larger। और यहां पर लार्जर होने का क्या मतलब है, लार्जर और स्मॉलर वर्ड्स के तो अपने कोई मतलब होते नहीं हैं। लार्जर और स्मॉलर तो किसी के कंपैरिजन में होगा ना। तो हम लोग ऐसा मान रहे हैं कि अगर हमारे मीडियम में, हमारे लैटिस में जो डिस्टरबेंस पैदा हुआ है किसी वजह से, उसका वेवलेंथ लैटिस पैरामीटर a की तुलना में काफी ज्यादा है, तब हम कहेंगे कि लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट है एंड लैम्डा इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी एंड k इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 मीन्स इफ लैम्डा इज मच मच ग्रेटर देन a। अगर ऐसा है तो अगर k का लिमिट 0 को टेंड करेगा तो ये पूरी की पूरी चीज 0 को टेंड करेगी। तो साइन का जो एंगल है ka/2 ये बहुत स्मॉल होगा और आप स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं। ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि आज मैं कोई बहुत नई बात नहीं बताने जा रहा हूं, पीछे के कॉन्सेप्ट्स को जल्दी जल्दी मैं रिकैप करवा दे रहा हूं ताकि अगले लेक्चर में जो आगे का कॉन्सेप्ट्स मैं बताऊं उसे आप आसानी से कनेक्ट कर सकें पीछे के कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो जब k टेंड्स टू 0 तो दिस इंटायर थिंग टेंड्स टू 0, सो थीटा विल बी वेरी वेरी स्मॉल एंड
we can use small angle approximation, and you know that when theta tends to 0, sin theta tends to theta. तो हम लोग sin theta को नियरली theta ले सकते हैं, and what we may write is omega is equal to 2 under root c by m, और sin theta को theta के बराबर ले सकते हैं k a by 2. तो a by 2 को पहले लिख देते हैं, k को बाद में लिखते हैं. और आप देखिए ओमेगा का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगा. ये सारी चीजें तो कांस्टेंट हैं. जिस स्प्रिंग कांस्टेंट के स्प्रिंग से दो कंसेक्यूटिव एटम्स लैटिस साइड्स पर कनेक्टेड माने जा सकते हैं, उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट विल बी ए कांस्टेंट क्वांटिटी. इट्स नेम इटसेल्फ इंप्लाइज इट इज स्प्रिंग कांस्टेंट. सो दिस इज कांस्टेंट. मास ऑफ एटम्स कांस्टेंट, 2 इज कांस्टेंट. तो ये मैक्सिमम तब होगा जब ये वाली चीज मैक्सिमम हो, और साइन थीटा का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होता है 1. तो ये मैक्सिमम तब होगा जब ये 1 हो. तो ओमेगा का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हो जाएगा 2 अंडर रूट सी बाई एम. इसको ओमेगा एम लिख सकते हैं, यहां हमने लिखा भी है. इस पूरे चीज को हमने ओमेगा एम लिख दिया. मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ओमेगा एम साइन के ए बाई 2. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, दिस में बी रिटेन एज, ये पूरा चीज ओमेगा एम है, ओमेगा एम ए बाई 2 टाइम्स के. ऐसा आ गया ओमेगा. ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एम ए बाई 2 टाइम्स के. ये हो जाएगा ओमेगा का के के साथ रिलेशन, और ओमेगा का के के साथ जो रिलेशन होता है उसको बोलते हैं डिस्पर्सन रिलेशन. सो इट विल बी द डिस्पर्सन रिलेशन फॉर मोनएटॉमिक लीनियर लैटिस, फॉर वाइब्रेशन ऑफ मोनएटॉमिक लीनियर लैटिस in long wavelength limit, when the wavelength is much larger than the lattice parameter of the lattice. Okay, and what we can see, two variables are there, omega and k, and this entire thing is constant. तो देखिए, तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स के तरह का रिलेशन आ गया ना, y इज इक्वल टू एम एक्स. तो अगर लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट में मॉन एटॉमिक लीनियर लैटिस के लिए ओमेगा के साथ के का ग्राफ खींचें, एक एक्सिस पर के को प्लॉट करें और एक एक्सिस पर ओमेगा को प्लॉट करें, देन व्हेन के विल बी 0, ओमेगा इज 0, एंड विथ के ओमेगा इंक्रीजेज लिनियरली हैविंग ए स्लोप ऑफ दिस मच. ये m की जगह पर, स्लोप की जगह पर y इज इक्वल टू एम एक्स का फॉर्म है ये. सो ग्राफ विल बी एन ऑब्लिक स्ट्रेट लाइन हैविंग ए स्लोप ऑफ दिस. तो डिस्पर्सन कर्व ऑब्लिक स्ट्रेट लाइन होगा, ऐसा होगा डिस्पर्सन कर्व लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट में. व्हाट डू वी मीन बाय लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट? वी आर टेलिंग दैट long wavelength limit means k tends to 0 means long wavelength limit or a small k value, such a smaller values of k which tends to 0. k के इतने स्मॉलर वैल्यू वाले रेंज में, डोमेन में आप क्या कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये मोनोटॉमिक लीनियर लैटिस है, इस तरह से एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिफरेंट लैटिस पॉइंट्स पर ये एटम्स अटैच्ड हैं, ईच ऑफ मास m, और जो वेवलेंथ है वो मच लॉन्गर है, इस तरीके का, मच मोर देन ए. तो ये लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट कहलाएगा.
इसमें हम लोग ये कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ का एटम अभी अपने मीन पोजीशन पे है और ये थोड़ा डिस्टर्ब्ड है, ये उससे भी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, ये उससे भी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, फिर ऐसा है, कुछ इस तरह का ट्रेंड है। तो ऐसे केस में जहां पर के स्मॉल होता है और वेव का वेवलेंथ मच लार्जर देन ए होता है, तो ऐसे वेव को पूरी की पूरी सॉलिड, पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस एक कंटिन्यूम मीडियम की तरह दिखता है। और ये कॉन्टिन्यूम मीडियम का ये डिस्पर्सन कर्व ऑफ, आप कह सकते हैं कि दिस इज अ डिस्पर्सन कर्व ऑफ अ कंटिन्यूम सॉलिड। ये कॉन्टिन्यूम सॉलिड का डिस्पर्सन कर्व है जो लीनियर होता है। लेकिन अगर आपको याद हो तो आप याद करें, हम लोगों ने वन डायमेंशनल लीनियर मॉन एटॉमिक लैटिस के लिए जो डिस्पर्सन कर्व ड्रॉ किया था वो कुछ इस तरीके का आता था। अगर आपको याद हो, एक एक्सिस पर अगर हम लोग ओमेगा को प्लॉट करें और एक एक्सिस पर अगर हम लोग के को प्लॉट करें, तो दिस रिलेशन वाज लाइक दिस। ये दिस लिमिट वाज -π/a, दिस वाज +π/a। अब देखिए, कॉन्टिन्यूम सॉलिड के लिए ऐसा डिस्टरबेंस क्रिस्टल लैटिस के अंदर इस्टेब्लिश्ड, ऐसा वेव, ऐसा डिस्टरबेंस जिसको पूरा का पूरा सॉलिड एक कंटिन्यूम मीडियम की तरह दिखता है, जिसका वेवलेंथ लैटिस पैरामीटर ए की तुलना में काफी ज्यादा है, ऐसे वेव्स को पूरा का पूरा सॉलिड एक कंटिन्यूम दिखता है, तो उसका डिस्पर्सन रिलेशन इस तरीके का होता है, लीनियर होता है, लीनियर होता है। लेकिन एक्चुअल जो मॉन एटॉमिक लीनियर लैटिस है उसका डिस्पर्सन कर्व ऐसा है। सो ऐसा डेविएशन क्यों है? क्या ये कंटिन्यूम सॉलिड से किस मामले में डिफर कर रहा है? एंड व्हाई डज सॉलिड शो दिस काइंड ऑफ डेविएशन फ्रॉम कंटिन्यूम बिहेवियर? इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एंड लेट अस सी, देखिए, जो k का वैल्यू होता है वो क्या होता है? द वैल्यू ऑफ k इज 2π/λ। द वैल्यू ऑफ k इज 2π/λ। और आप एक चीज देखिए, स्मॉल k वैल्यू के लिए अगर k स्मॉल है तो ये दोनों कर्व्स एक दूसरे से एग्री कर रहे हैं, सर्टेन वैल्यू ऑफ k तक ये दोनों एग्री कर रहे हैं। और जब हम लार्ज k वैल्यूज की तरफ जाते हैं, जब k का वैल्यू ज्यादा होता है, देन वी विटनेस एन a pronounced deviation from continuum behavior. Means the solid is not now presenting itself as a continuum medium for given disturbance. तो इस तरह का डेविएशन क्यों आता है, और खास करके लार्ज के वैल्यूज के लिए? इस बात को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो ये के लार्ज कब होगा? के लार्ज होने के लिए लैम्डा को स्मॉल होना पड़ेगा, लैम्डा शुड बी स्मॉल। लेकिन लैम्डा कितना स्मॉल हो सकता है?
लैम्डा का वैल्यू कितना भी स्मॉल हो, अगर स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ लैम्डा भी लेंगे तो वो इंटर एटॉमिक सेपरेशन के बराबर होगा, लैटिस पैरामीटर के बराबर होगा। लैम्डा कैन नॉट बी स्मॉलर देन ए। किसी भी सॉलिड के अंदर में जो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होगा उसका वेवलेंथ उसके लैटिस पैरामीटर से छोटा नहीं हो सकता। तो लैम्डा का एक स्मॉलर वैल्यू फिक्स्ड है, उससे ज्यादा वो स्मॉल नहीं हो सकता, और इसलिए के का भी एक मैक्सिमम कट ऑफ वैल्यू होगा कि के उससे ज्यादा नहीं होगा। तो सिंस लैम्डा का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होगा ए, तो सिंस लैम्डा हैज अ मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, जिससे कम लैम्डा नहीं हो सकता, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, एंड सो के हैज ए मैक्सिमम कट ऑफ वैल्यू, के उससे ज्यादा नहीं हो सकता, के हैज ए मैक्सिमम कट ऑफ वैल्यू। तो जब लैम्डा इतना छोटा हो जाता है कि वो लैटिस पैरामीटर के साथ कंपेरेबल हो जाता है, ए टू ए, मच मोर देन ए नहीं है, वो कंपेरेबल विथ लैटिस पैरामीटर होता है, तो दैट लैम्डा विल बी सेड टू बी द स्मॉलर वेवलेंथ लिमिट। और जब लैम्डा उतना छोटा होगा तो के बड़ा होगा, के विल बी लार्जर, और के जब लार्जर वैल्यू की तरफ टेंड करता है तो हम देखते हैं कि वो कंटिन्यूम बिहेवियर से डिस्पर्सन कर्व डेविएट करता है। अब जो डिस्पर्सन रिलेशन है, इट इज नॉट लाइक लीनियर, इट इज नॉट लीनियर, इट शोज डेविएशन। व्हाई? बिकॉज जब लैम्डा उतना छोटा हो जाता है, इंटर एटॉमिक सेपरेशन के कंपेरेबल हो जाता है, लैटिस पैरामीटर के कंपेरेबल हो जाता है, देन द क्रिस्टल लैटिस स्टार्ट शोइंग इट्स डिस्क्रीट बिहेवियर एज इफ इट इज मेड अप ऑफ डिस्क्रीट एटम्स फिक्स्ड एट डिफरेंट लैटिस पॉइंट्स। जब वेव का वेवलेंथ इतना बड़ा है कि वो पूरे सॉलिड को एक बार में देख रहा है, पूरा का पूरा सॉलिड उसको कंटिन्यूअस मीडियम की तरह दिखता है, तो वो वेव समझ नहीं पाता है कि अंदर में इसका स्ट्रक्चर डिस्क्रीट है। लेकिन जब हम स्मॉल वेवलेंथ लिमिट के अंदर में आते हैं तो ये बात एक्सप्रेस होनी शुरू हो जाती है कि वो जो सॉलिड है वो डिस्क्रीट एटम्स को मिलाकर के बना है, जो डिफरेंट लैटिस साइड्स पर फिक्स्ड हैं, और वो पूरा का पूरा सॉलिड अपने डिस्क्रीट बिहेवियर को एक्सप्रेस करना शुरू कर देता है, और कंटिन्यूअम कैरेक्टर का लॉस हो जाता है वहां पर। और इसलिए डिस्पर्सन रिलेशन कंटिन्यूअम वाला जो लीनियर बिहेवियर होता है उससे बिल्कुल अलग दिखने लगती है। और आप देखिए मैक्सिमम डेविएशन कहां पे मिल रहा है। द मैक्सिमम डेविएशन, इसको अगर आगे बढ़ाते तो ये ऐसा होता, and the maximum deviation is at k is equal to pi upon a. The maximum deviation so this is signature of this deviation from the linear behavior is a signature of the fact that actually the solid has discrete structure. It is made up of discrete atoms fixed at different lattice points, and the solid starts showing up that discreteness, the discrete nature of its structure in this lower wavelength limit when lambda is comparable to the lattice parameter of that solid. So the maximum deviation
from linear behavior in dispersion curve is witnessed at k is equal to पाई बाई a। और k पाई बाई a का मतलब लैम्डा कितना, 2 पाई बाई k होता है 2 पाई बाई लैम्डा, तो लैम्डा हो जाएगा 2 पाई बाई k, 2 पाई बाई a, सो लैम्डा इज 2a। तो जब इतने वेवलेंथ लिमिट को हम रीच करते हैं, देन मैक्सिमम डेविएशन इज देयर फ्रॉम लीनियर बिहेवियर। एंड व्हाट एक्चुअली डू वी ऑब्जर्व, देखिए जब तक लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट में हम रहते हैं, जब तक उस डिस्टरबेंस को पूरा का पूरा सॉलिड एक कॉन्टिन्यूअस मीडियम जैसा दिखता है, तो हम लोगों का रिलेशन था ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एम ए बाई 2 टाइम्स के। और हम लोगों ने बताया था, आप याद कीजिए, कि द ग्रुप वेलोसिटी ऑफ द डिस्टरबेंस ट्रेवलिंग इन द मीडियम इज गिवन बाय डी ओमेगा अपॉन डी के, डी ओमेगा बाई डी के, एंड दैट इज ओमेगा एम ए अपॉन 2, जो कि वेलोसिटी ऑफ साउंड कह सकते हैं। लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट में साउंड वेव को नॉर्मली कोई भी सॉलिड एक कॉन्टिन्यूअस मीडियम की तरह दिखता है, और उस सॉलिड में साउंड वेव की वेलोसिटी इतनी होती है। और ओमेगा एम क्या है, ओमेगा एम है √4c बाई एम, और साउंड की वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा एम का मतलब √4c बाई एम ए बाई 2। और आप जानते हैं कि किसी सॉलिड मीडियम में साउंड के वेलोसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ दैट सॉलिड डिवाइडेड बाय इट्स डेंसिटी। और अगर आप थोड़ा सा अलजेब्रा करेंगे, यहां पर थोड़ा सा अलजेब्रा करेंगे, तो आपको आ जाएगा, इट कैन बी शोन कि ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, जिस स्प्रिंग कांस्टेंट के स्प्रिंग से डिफरेंट एटम्स आपस में अटैच्ड माने जा सकते हैं, दिस विल, इसी को थोड़ा सा अलजेब्रा करेंगे आप, देन यू विल गेट C इज इक्वल टू A टाइम्स Y, मीन्स स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू व्हाट, a spring constant is equal to lattice parameter times Young's modulus of elasticity of that solid। और अगर ये वैल्यू हम लोग यहां पर प्लेस कर दें, अगर हम लोग ये वैल्यू यहां पर प्लेस कर दें, देन व्हाट डू वी गेट, ये जो साउंड की वेलोसिटी होती है वो होती है √4c बाई एम, तो 4 बाई एम, और c के बदले में हम लोग लिख देते हैं a टाइम्स y। अब टिपिकल वैल्यूज नॉर्मली किसी भी सॉलिड के लिए जो लैटिस पैरामीटर होता है वो एंगस्ट्रम्स यूनिट के आसपास का होता है। ऑर्डर की बात अगर करें तो a का, और नॉर्मली किसी सॉलिड के लिए जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का वैल्यू होता है, एटम का टिपिकल मास अगर आप ये रखेंगे, अगर आप इन सब का वैल्यू रखेंगे, तो आपको जो ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा एम रादर कहिए, ओमेगा एम, ये वीएस नहीं, 4 बाई एम सी, ये ओमेगा एम है, मैक्सिमम एंगुलर फ्रीक्वेंसी, this comes out to be of the order of 10 to the power 13 hertz। ये 10 to the power 13 hertz के आसपास का आता है, जो कि इंफ्रारेड रीजन में लाई करता है। ये इंफ्रारेड रीजन की फ्रीक्वेंसी है, और इसीलिए
इसीलिए सॉलिड के अंदर में वाइब्रेशनल मोड्स को मैप आउट करने के लिए हम लोग रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज किया करते हैं, बिकॉज आपको पता है कि रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी. दिस इज वाई रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूज टू मैप आउट द वाइब्रेशनल डेंसिटी ऑफ स्टेट्स ऑफ सॉलिड. This is why Raman spectroscopy is used to map out vibrational density of states of solids. Vibrational density of states of solids. तो ये तो बातें थी लीनियर बिहेवियर में. वैसे वेव के कॉन्टेक्स्ट में, जिसके लिए पूरा का पूरा सॉलिड एक कॉन्टिन्यूअस मीडियम की तरह दिखता है, बट जब हम स्मॉल वेवलेंथ लिमिट में जाते हैं, जब सॉलिड अपना डिस्क्रीट बिहेवियर दिखाना शुरू कर देता है और उस वेव को वो सॉलिड एक डिस्क्रीट मीडियम दिखती है, कॉन्टिन्यूअस मीडियम नहीं दिखती है, तब उसका ओमेगा का के साथ ग्राफ ऐसा होता है, तब उसका डिस्पर्सन रिलेशन ऐसा होता है. और इस डिस्पर्सन रिलेशन की खास बात क्या है, आप देख सकते हैं कि व्हेन वी गो इन लार्ज के लिमिट, व्हेन के इज लार्ज, then we witness maximum possible deviation from continuum behavior. So when k is pi by a, lambda is 2a, what do we see is d omega by dk is 0. यहां पर इस ओमेगा वर्सेस के कर्व का स्लोप 0 है, डी ओमेगा बाई डी के इज 0. And what does it signify? The group velocity is 0. वहां पर ग्रुप वेलोसिटी 0 हो जाती है. ग्रुप वेलोसिटी मतलब वेव की इफेक्टिव वेलोसिटी वहां पर 0 हो जाती है. दिस इज सिग्नेचर ऑफ स्कैटरिंग एट दैट बाउंड्री, एट दैट पॉइंट. एंड व्हाट दिस इज फ्रॉम माइनस पाई बाई ए टू प्लस पाई बाई ए, ये फर्स्ट ब्रिलुआ जोन होता है. और ये जो पाई बाई ए है, ये फर्स्ट ब्रिलुआ जोन की बाउंड्री है. सो दिस बिहेवियर ऑफ ए डिस्क्रीट सॉलिड इज इंडिकेटिव ऑफ और ए सिग्नेचर ऑफ ए स्कैटरिंग टेकिंग प्लेस एट द बाउंड्री ऑफ द ब्रिलुआ जोन. सो k is equal to plus pi by a is boundary of first Brillouin zone. So the zero value of group velocity, the zero value of group velocity at the boundary of first Brillouin zone is a signature of यहां पर लिख रहा हूं, is a signature of a scattering taking place at the boundary of Brillouin zone, और इसलिए
यहां पर आकर के ग्रुप वेलोसिटी 0 हो गया और यहां पर ग्रुप वेलोसिटी 0 है। इसका मतलब यह है कि यहां से यहां के बीच क्रिस्टल लैटिस के अंदर में जो लैटिस वाइब्रेशन हो रहा है, जो अपने अपने लैटिस पॉइंट्स पर एटम्स डिस्टर्ब्ड हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं किसी वजह से, उसके कारण एक स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन हो रहा है बिटवीन -π/a एंड +π/a एंड द सेम पैटर्न इज रिपीटेड। आगे और पीछे दोनों तरफ वही पैटर्न रिपीट हो रही है। सो this indicates that, or this signifies that, or it makes it clear that a standing wave, a standing wave phenomena, a standing wave phenomena is there between -π/a less than equal to k less than equal to +π/a. Atoms are vibrating, atoms are oscillating, atoms are disturbed at their respective lattice points, but a standing wave pattern has been established. The disturbance in the crystal lattice is localized between these 2 points. The disturbance of this part is not being communicated to the adjacent part. So a standing wave phenomenon is there. और यहां से यहां के बीच वाइब्रेशन के कई मोड्स पॉसिबल, जैसे दोनों एंड्स पर फिक्स्ड स्ट्रिंग के वाइब्रेशन की बात हम लोग करते थे क्लास 11 वगैरह में, जब हम लोग कहते थे कि फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट कर सकता है तो एक लूप में वाइब्रेट करेगा, फर्स्ट ओवरटोन में कर सकता है, सेकंड ओवरटोन में कर सकता है, पूरी की पूरी रस्सी 2 लूप्स में वाइब्रेट कर सकती है, 3 लूप्स में वाइब्रेट कर सकती है। तो बिटवीन 2 गिवन पॉइंट्स स्टैंडिंग वेव में डिस्टरबेंस के कई सारे मोड्स पॉसिबल हैं और वही सारे के सारे मोड्स यहां भी पॉसिबल होते हैं। सो सॉलिड कैन वाइब्रेट इन डिफरेंट मोड्स एंड डिफरेंट के वैल्यूज। देखिए अलग अलग के करेस्पॉन्डिंग ओमेगा अलग अलग है, अलग अलग के करेस्पॉन्डिंग वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। व्हाट डज दिस सिग्निफाई? डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के correspond to different possible modes of vibration of solid, different possible modes of vibration of that standing wave pattern between these 2 points. तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच, और आप उसको आसानी से इस तरीके से बोल सकते हैं कि जैसे अपने अपने लैटिस पॉइंट पर एटम्स हैं इस तरीके से, तो ये एटम्स जो हैं जब ये नीचे है तो ये ऊपर होगा। अगर ट्रांसवर्स वाइब्रेशन की बात करें, वेव ऐसे प्रोपगेट कर रहा है तो ये अपने मीन पोजीशन के नीचे होगा तो ये ऊपर होगा, ये नीचे होगा तो ये ऊपर होगा, या ये इधर जा रहा होगा तो ये इधर आ रहा होगा, इस तरीके से। सो राइट गोइंग वेव एंड लेफ्ट गोइंग वेव कैंसिल वन अनदर एंड द नेट इफेक्ट इज दैट disturbance becomes localized in this region and it is not being communicated to its adjacent region, and the same pattern is there in the adjacent region also. So a stationary wave pattern is there and a scattering does take place at the boundary of first Brillouin zone. और एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, आप देखें हम लोगों ने कहा कि अगर मॉन एटॉमिक लैटिस के ही वाइब्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात करें और ओमेगा के साथ के ग्राफ की बात फिर से हम लोग अगर करें तो ये ऐसा होता है, पीरियोडिक होता है, 0 है, -π/a है, ये एक ही तरीके का होगा।
ये प्लस पाई बाई ए है। और अब देखिए, चूंकि आपके हम लोग ब्रेवे लैटिसेस की बात कर रहे हैं और ब्रेवे लैटिसेस को इन्वर्जन सिमेट्री होती है, तो जैसा लैटिस निगेटिव डायरेक्शन में है वैसा लैटिस पॉजिटिव डायरेक्शन में है। उसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि सिमिलर सिमेट्री एग्जिस्ट करती है रेसिप्रोकल स्पेस में भी और रियल स्पेस में भी, रियल के स्पेस में भी। और इसलिए जो यूनिक बिहेवियर है ओमेगा का के साथ वो यहां से यहां के बीच है, 2 पाई बाई ए के इंटरवल में फ्रॉम माइनस पाई बाई ए टू प्लस पाई बाई ए, और उसके बाद फिर से वही पैटर्न रिपीट होगा। सो दिस इज पेरियोडिक। तो इन्वर्जन सिमेट्री के कारण हम लोग पेरियोडिक बाउंड्री कंडीशन लगा सकते हैं कि चूंकि इन्वर्जन सिमेट्री है इसलिए ये पूरा का पूरा बिहेवियर पेरियोडिक होगा। जैसा बिहेवियर यहां से यहां के बीच है सेम वही बिहेवियर आगे रिपीट होगा, सेम वही बिहेवियर आगे रिपीट होगा, सेम वही बिहेवियर इधर रिपीट होगा। सो द यूनिक dispersion relation, the unique behavior of omega versus k curve is between minus pi by a to plus pi by a, and after an interval of every 2 pi by a the same behavior is repeated. Whatever will be the value of omega at a given value of k, the same value of omega should be there at k प्लस 2 पाई बाई ए। और इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, सपोज कीजिए k का एक वैल्यू लेते हैं, पाई अपॉन 2a। तो इसके करेस्पॉन्डिंग लैम्डा कितना हो जाएगा? इसके करेस्पॉन्डिंग लैम्डा हो जाएगा 2 पाई बाई k। तो 2 पाई बाई पाई बाई 2a, सो लैम्डा विल बी 4a। और k का दूसरा वैल्यू हम लोग लेते हैं k डैस्ट, एंड दैट k डैस्ट इज इक्वल टू दिस k प्लस 2 पाई बाई a। तो k प्लस 2 पाई बाई a के करेस्पॉन्डिंग सेम वही ओमेगा मिलना चाहिए जो k पर मिलेगा, और इस k डैश के करेस्पॉन्डिंग जो लैम्डा डैश होगा वो कितना होगा? व्हाट इज दिस k? दिस k इज पाई अपॉन 2a प्लस 2 पाई अपॉन a, तो ये हो जाएगा 5 पाई अपॉन 2a, और इसके करेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कितना हो जाएगा? 2 पाई अपॉन 5 पाई अपॉन 2a, 4a बाई 5। इसका वेवलेंथ हो जाएगा 4a बाई 5। नाउ व्हाट आई वांट टू मेक क्लियर, मैंने कहा कि फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू k के किसी पार्टिकुलर वैल्यू पर होगा सेम वही फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन हमें k प्लस 2 पाई बाई a पर भी मिलेगा। लेकिन k के इन दोनों वैल्यूज के करेस्पॉन्डिंग लैम्डा अलग अलग है, मीन्स दो डिफरेंट वेवलेंथ्स के वेव्स हैं, और दो डिफरेंट वेवलेंथ्स के वेव्स जो हैं वो सिमिलर हैं, हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी। व्हाट डज दिस मीन? वेवलेंथ्स आर डिफरेंट but they are having same frequency in spite of the fact that corresponding to these two different values of k, these two different values of wavelengths lambda, the frequency is same and the waves are similar, they are producing same kind of disturbance in the solid. How can this be understood? तो इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, एक डिस्टरबेंस हम लोग ऐसा लेते हैं, मान लीजिए ये पूरा अगर पैटर्न को हम लोग दिखाएं तो यहां से यहां तक ये दूरी है 4a,
4a और एक वेवलेंथ के बराबर है ये, लैम्डा इज इक्वल टू 4a। और अगर हम लोग ट्रांसवर्स वाइब्रेशन के टर्म्स में समझें या लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन के टर्म्स में समझें, ये वाला एटम अपने मीन पोजीशन के नीचे होगा, उस समय ये अपने मीन पोजीशन पर ही है, उस समय ये अपने मीन पोजीशन के ऊपर होगा, ये मीन पोजीशन पर है लेकिन अब नीचे आने वाला है, ये मीन पोजीशन के नीचे होगा एंड सो ऑन। अब एक दूसरा वेव, ये ऐसा वेव है जिसका वेवलेंथ है 4a, और एक अब दूसरे पैटर्न को सोचते हैं, एक दूसरे तरह के सेम उसी सॉलिड के उसी सॉलिड में स्टैब्लिश्ड एक दूसरे डिस्टरबेंस की बात सोचते हैं। मान लीजिए ऐसा है, तो आप देखेंगे एक वेवलेंथ, दो वेवलेंथ, तीन वेवलेंथ, चार वेवलेंथ, पांच वेवलेंथ, और यहां से यहां तक की दूरी है 4a। सेम वही चीज है, सेम वही सॉलिड है और उतनी ही दूरी की बात कर रहे हैं, लेकिन 4a डिस्टेंस में पांच वेव्स हैं, तो इसका लैम्डा हो गया 4a/5। तो सॉलिड के अंदर में एक ऐसा डिस्टरबेंस है और एक ऐसा डिस्टरबेंस है, दोनों के वेवलेंथ अलग अलग हैं। इसका वेवलेंथ 4a है, इसका वेवलेंथ 4a/5 है, लेकिन देखिए दोनों सॉलिड में एक ही तरह का डिस्टरबेंस प्रोड्यूस कर रहा है। मींस दोनों डिस्टरबेंसेस, दोनों अलग अलग वेवलेंथ्स के वेव्स एटम्स को, डिफरेंट लैटिस साइड्स पर सिचुएटेड एटम्स को एग्जैक्टली सिमिलर मैनर में वाइब्रेट करवा रहे हैं। कैसे? देखिए, तो यहां पर ये वाला एटम अपने मीन पोजीशन के नीचे है, ये मीन पोजीशन पर है, ये मीन पोजीशन के ऊपर है, फिर ये मीन पोजीशन पर है, ये मीन पोजीशन के नीचे है। तो जैसा डिस्टरबेंस ये है वैसा ही डिस्टरबेंस ये है, जबकि दोनों के वेवलेंथ्स अलग अलग हैं। तो ये दोनों वेव्स तो अलग अलग हैं, बट दे आर सिमिलर इन द सेंस that in spite of their wavelengths being different, the frequencies are same and they are producing same kind of disturbance, exactly same kind of disturbance in the atoms situated at different lattice points. So in this sense, these two disturbances are identical. तो ये जो अलग अलग के वैल्यूज हैं, अब फर्क क्या है दोनों में? ये मोड्स अलग अलग हैं, दे करेस्पॉन्ड टू डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। तो अलग अलग के वैल्यू जो हैं वो अलग अलग मोड्स ऑफ वाइब्रेशन को करेस्पॉन्ड करते हैं। दे करेस्पॉन्ड टू डिफरेंट वाइब्रेशनल मोड्स, बट इन स्पाइट ऑफ having different wavelengths, in spite of having different values of k, the frequency of oscillation, the frequency of vibration may be identical, and these two entirely different waves of different wavelengths can produce similar type of disturbance in the atoms, in the crystal lattice, in द क्रिस्टल, गिवन क्रिस्टल। हम लोग एक और केस किए थे जिसमें हम लोगों ने डाई एटॉमिक लीनियर लैटिस के वाइब्रेशन की बात किया था। उसमें हम लोगों ने ये कहा था कि हर लैटिस पॉइंट्स पर जो बेसिस होगा वो दो एटम्स का बना हुआ होगा, जैसे Na+Cl- NaCl का एग्जाम्पल हमने लिया था, और उसमें ओमेगा का K के साथ रिलेशन ऐसा आता था। और अगर आपको याद हो तो
डायटोमिक लीनियर लैटिस के लिए डिस्पर्सन कर्व कैसा आया था? तो वो डिस्पर्सन कर्व कुछ इस तरीके का था। और दो ब्रांचेस की बात हम लोगों ने किया था, एक को एकॉस्टिक ब्रांच बोलते थे और एक को ऑप्टिकल ब्रांच बोलते थे। ये -π/a से π/a की जगह -π/2a से π/2a था। क्यों था इसकी वजह हम लोगों ने वहां पर बताया था। और बावजूद इसके कि लिमिट आपको डिफरेंट दिख रहा है, बट दीज आर बाउंड्रीज ऑफ फर्स्ट ब्रिलुआ जोन। और इसको एकॉस्टिक ब्रांच बोलते थे और इसको ऑप्टिकल ब्रांच बोलते थे। और इस फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना होता था? इस फ्रीक्वेंसी का वैल्यू होता था √2c 1/m + 1/M, and this was √2c/m, this was √2c/M। ऐसा ही कुछ था। और यहां पर एक गैप बन जाता था, एक गैप ओपन अप हो जाता था। सो अ गैप opens up in case of diatomic linear lattice। और इसको हम लोग ऑप्टिकल ब्रांच बोलते थे और इसको एकॉस्टिक ब्रांच बोलते थे। अगर दोनों एटम्स आइडेंटिकल हों, m और m अगर इक्वल हों, तो देखिए गैप किसके बराबर होगा? ये m कम है इस वाले m से, तो ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू कम है, और दोनों के डिफरेंस के बराबर ये गैप है। अगर दोनों आइडेंटिकल हो जाएं तो ये गैप क्लोज हो जाती है और ये इसमें आकर कैसे जुड़ जाता है। एक जो बेसिक डिफरेंस हम लोगों ने इन दोनों में बताया था, उसमें यह बताया था कि एकॉस्टिक ब्रांच में क्या होता है कि अगर लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टरबेंस की बात करें तो सारे एटम एक बार में एक ही दिशा में डिस्प्लेस होते हैं, लगभग इक्वल अमाउंट से। तो उसमें Na+ और Cl- मिलकर के अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल बना रहा है और जितना डिस्प्लेस हुआ किसी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम पर, किसी गिवन लैटिस साइट पर जितना डिस्प्लेस हुआ Cl- अपने पोजीशन से अगर उतना ही उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाए Na+, तो उसके डाइपोल मोमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एकॉस्टिक ब्रांच में द नेट डाइपोल मोमेंट डज नॉट चेंज, ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। In acoustic branch, the net dipole moment does not change, but in optical branch वो आउट ऑफ फेज ऑसिलेट करते थे। अगर Cl- इधर जाएगा तो Na+ इधर जाएगा, तो चार्जेस के बीच का सेपरेशन बदलता था और डाइपोल मोमेंट पूरा का पूरा सिस्टम एक ऑसिलेटिंग डाइपोल की तरह बन जाता था। सो इन ऑप्टिकल ब्रांच ये सारी बातें हम लोगों ने बताया था, अभी तो हम लोग जस्ट रिकैप आपको करवा रहे हैं। डाइपोल मोमेंट चेंजेज और दिस इज ऑसिलेटिंग डाइपोल टाइप ऑफ सिचुएशन इज देयर। डाइपोल मोमेंट changes drastically with time, and an oscillating dipole type of situation is established, and an oscillating dipole type of situation is established। तो ये कुछ बातें थी, मैं कुछ नई बात आज के लेक्चर में आपको नहीं बताया हूं। जल्दी जल्दी मैंने कुछ पॉइंट्स जो समराइज किया था मॉन एटॉमिक लीनियर लैटिस के वाइब्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में,
और डाई एटॉमिक लीनियर लैटिस के वाइब्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में उन सारे पॉइंट्स को, चूंकि एक लंबा अंतराल हो गया था पिछले लेक्चर और आज के लेक्चर के बीच, इसलिए आप अगर पिछले लेक्चर्स को ना भी देखें तो शायद आज के लेक्चर को देखने के बाद पीछे की बातें मोटा मोटी याद आ जाएंगी और आगे जो डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं उसको आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। इस पर्पस से आज का डिस्कशन मैंने पूरा का पूरा किया है और मोटा मोटी जो कॉन्क्लूजन्स थे दोनों डायटोमिक और मोनोटोमिक लीनियर लैटिस के वाइब्रेशन के, उसको हमने जल्दी जल्दी समराइज कर दिया है। अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आपके पास हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच।